बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है क्या, इसका ताल्लुक़ किससे है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और ये है क्या चीज़। देखें, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी मतलब नज़र ज़रूरत। जहाँ पर भी इसका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की लॉ के इंस्टीट्यूशन से है। जहाँ पे इनका ज़रूरत पड़ता है तो पार्लियामेंट या तो फेडरल इसको इस्तेमाल करके या तो एलिमेंट्स इसको इस्तेमाल करके उस मसले को हल करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। देखें, इनका अगर सिंपल डेफिनेशन हम देखें कि एक ऐसा गैर कानूनी काम जब वो काम किया जाता है तो फेडरल या पार्लियामेंट की तरफ से उसे कानूनी करार दिया जाता है। यानी कि है तो गैर कानूनी काम, लेकिन जब उसे किया जाता है तो उसे कानूनी करार दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर सोशल में एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बंदा सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है और वो सिसक के मर रहा है और उसे ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो उनको बचाना भी है उस बंदे को, लेकिन इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो उसकी हिसाब से अगर उस बंदे को हॉस्पिटल ले जाते हैं और उस बंदे का ज़िंदगी बच जाता है, लेकिन बेसिक एलिमेंट ये है कि उस बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो गैर कानूनी काम, लेकिन जब उन्होंने किया और उस बंदे की जान बच गई तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इलीगल काम किया जाता है और वो काम अगर प्रॉफिट है तो उसके लीगल करार दिया जाता है। लेकिन उस बंदे के पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था रोड पर चलने के लिए, जाहिर सी बात है उस बंदे को बचाना था, तो उन्होंने ये काम किया तो फिर गवर्नमेंट ने इसे लीगल करार दिया गया। यानी कि ऐसा काम जो है गैर कानूनी लेकिन उसे किया जाने के बाद कानूनी करार दिया जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के हाउस में एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में एक बच्चा जा गिरता है और वो सिसक के मर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, और बाहर से किसी बंदे ने उसे देखा कि वो सिसक के मर रहा है। वो बाहर से बंदा घुसकर उस घर में जाकर, हाउस में जाकर उस बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन काम तो गैर कानूनी है। किसी के घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और बंदा है, काम तो गैर कानूनी है, लेकिन उस बच्चे का बचाना भी ज़रूरी है। लेकिन देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल और मिलिट्री बेस पर लें तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है क्या, ये जो डॉक्ट्रिन किसे कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में ऐसे बहुत से केस फाइल हो चुकी हैं और जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल करके वो सॉल्यूशन की तरफ ले आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जब पॉलिटिशियंस फसाद होते हैं तो आर्मी का काम ये होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के ऊपर उनके खिलाफ केस फाइल करता है। अगर हम देखें तो अयूब खान ने भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल किया था, यहया खान ने भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल किया था और मशरफ ने भी कुछ हद तक इसको इस्तेमाल किया था। देखिए, जब भी कोई ऐसा काम हो रहा है, अगर ऐसा काम हो रहा है जो खिलाफ है मुल्क की, तो उनको बचाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के यानी कानून तोड़े जाते हैं तो फिर वो मसले का हल निकलता है। अगर हम थोड़ा सा फ्यूचर में जाके देखें तो गुलाम मोहम्मद ने असेंबली तोड़ दिया था और फेडरल गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। जहाँ हालांकि ऐसे काम जो गैर कानूनी हैं जब किए जाने के बाद उसे कानूनी करार दिए जाते हैं, और ऐसे बहुत से केसेस हैं। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हैं। अगर वो ठीक है तो उसे फेडरल भी एक्सेप्ट कर लेगा, पार्लियामेंट भी एक्सेप्ट कर लेगा, और जुडिशरी काम कर रहे हैं उनको वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये काम गलत है और आप अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये काम आपका गलत हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इनको पॉलिटिकल प्लस मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कैसे इस्तेमाल हो रहा था। 2018 से देखें, इमरान की बाद जो एक डॉक्ट्रिन साइन होता है 3 एलिमेंट्स के बीच में, इमरान, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बीच में, और इन तीनों एलिमेंट्स का मकसद ये था कि जनरल बाजवा को 3 साल एक्सटेंशन दिया जाए और फैज़ को प्रमोट किया जाए, और इनके बदले में जो आगे आने वाले वक्त होगा इमरान के लिए, यानी कि 2028 तक इमरान को वज़ीर आज़म देखना चाहते थे। यानी कि इन सब काम करने के लिए उन्होंने एक पॉइंट रखा, डिसिप्लिन रखा कि आने वाले जो वक्त होगा वो हमारा होगा। यानी कि इन सब के लिए जाहिर सी बात है बाजवा को एक्सटेंशन देना ज़रूरी था। और ये सब हो जाने के बाद उनका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भारत के साथ अमन किया जाए। यानी कि हमने जो 1.25 करोड़ लोग शहीद किए थे और अब भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की, इनको
साइड पे रख दिया जाए और इनको नज़रअंदाज किया जाए, यानी कि भारत के साथ अमन किया जाए। इस हद तक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उन सबको, यानी कि कश्मीर के मुसलमानों पर, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, इनको सबको नज़रअंदाज किया जाए और भारत के साथ अमन किया जाए। और दूसरा पॉइंट इनका ये था कि कश्मीर से हाथ धो बैठें, यानी कि कश्मीर से हाथ धो बैठे, इसका मतलब ये दुश्मन को पहले कश्मीर का ज़मीन देना चाहते हैं और फिर उनकी बात जो पाकिस्तान के दरियाओं हैं, यानी कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए। अब देखिए, थोड़ा सा देखिए कि जो कश्मीर का ज्योग्राफी है, लोकेशन है, मैप उठाकर देख लें कि जो कश्मीर का इशू है, जो इंडियन कश्मीर है वो तो इंडिया में है, लेकिन जो पाकिस्तानी कश्मीर था, अब उन्होंने पाकिस्तानी कश्मीर पर डिस्प्यूटेड लिखा है। वो ज्योग्राफी थोड़ा मैप भी चेंज कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा आप देख लें, जो करंट मैप है उन पर देख लें कि पहले उन्हें कश्मीर देना था, उनके बाद जो पाकिस्तान का पानी बंद कर देना था। और तीसरा पॉइंट उनका ये था, यानी कि इमरान की बात 2028 तक जो इलेक्शन होंगे 2024 में, उनके बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इन सबको मिला के इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि यानी कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं और टीटीपी से मुज़ाकरात किए जाएं। सिंपल सॉल्यूशन ये था कि आप टीटीपी के साथ मुज़ाकरात क्यों करती हैं, ये दुश्मन है भी, टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं आप। ये अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बेहतरीन हमें मौका दिया था, जब अमेरिकन निकल गए थे अफगानिस्तान से, तो हमें अफगानिस्तान तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए थे और टीटीपी को ख़त्म करने चाहिए था। इसके बावजूद इमरान टीटीपी से मुज़ाकरात करना चाहता, मतलब टीटीपी को बोस्ट करना चाहता था। हमें तो ख़त्म करना चाहिए, लेकिन ये बोस्ट कर रहा था। इसका मतलब ये और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकता था। और इन सबके लिए, यानी कि इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2028 तक इनका जो प्लान था, इन सबको एक डिसिप्लिन दिया हुआ था। इनका जो मेजर पॉइंट था वो 3 साल बाजवा को एक्सटेंशन देना था। जब बाजवा सुप्रीम कोर्ट गए एक्सटेंशन लेने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पार्लियामेंट भेज दिया। और जब पार्लियामेंट में गए बाजवा, जाहिर सी बात है उन्हें पार्लियामेंट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट में गए तो वहां पर जरदारी और नवाज शरीफ बैठे थे। जरदारी और नवाज शरीफ ऐसे कैसे उनको परमिशन देंगे जब वो इन रिटर्न अपनी कुछ डिमांड न रखें। उन्होंने डिमांड रखा एनआरओ दिया जाए, उन्होंने डिमांड रखा उसके खिलाफ जो केसेस हैं उसको बंद कर दिए जाए, खत्म कर दिए जाएं। यानी कि उन्होंने जो पाकिस्तान में फसाद बर्पा किए थे, करप्शन किए थे, पाकिस्तान को लूट मार रखे थे, यानी अपनी वक्त के दौर में उनकी जो केसेस हैं वो खत्म कर दीजिए और उनको मजीद एनआरओ दिया जाए। यानी कि ये सब नादानी की वजह से तो एक्सेशन नहीं मिल सकता था बाजवा को भी। तो ये देखिए सिस्टम को कैसे चला रहे थे। जब उनकी केस सारे खत्म हो गए और बदकिस्मती से बात ये हुआ कि उन्होंने इमरान को बाजवा को 3 साल एक्सटेंशन देना था और जब बाजवा को 3 साल एक्सटेंशन मिलने के बाद उन्होंने जनरल फैज जो कि डीजी आया था, यानी कि डीजीसी ऑफिस में काम करता था, उन्हें डायरेक्ट जनरल बनाना था। जब इन डीजी आए और जनरल के बीच में 15-16 स्टेप्स का ये है, यानी कि सबको हटाना, बाकी जो आर्मी ऑफिसर थे इन सबको हटाना और डीजी आए डायरेक्ट फैज को कर रहा है। यानी कि जो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन से पहले जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी न्यू चीफ होगा तो उनमें जनरल फैज का भी नाम आ जाएगा। हुआ भी यूं, जनरल फैज का भी नाम आया। और जनरल बदकिस्मती से ये हुआ उनके लिए कि वो तो अल्लाह का फजल और करम सा, एक जनरल आसिम मुनीर और जनरल अंजम आ गए। जब जनरल आसिम मुनीर और जनरल अंजम आ गए तो इनके बीच में जब इमरान की जब उनसे फसादात बढ़े, आर्मी से फसादात बढ़े कि मैंने इतने आपके लिए किया है और आपने मेरे लिए क्या किया है, यानी कि इमरान की तरफ से फिर स्लोगन्स, नारे लगाए गए, क्योंकि इमरान के पास मेजॉरिटी था, अवाम उनके पास था, यूथिया भी उनके पास ज्यादा थे। तो इमरान ने क्या किया, आर्मी के खिलाफ हो गए और नारेबंदी उन्होंने स्टार्ट किया कि ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी, यानी कि पेशावर का जो वाकया है उन्होंने जिम्मेदार बनाया कि आर्मी था पेशावर वाकये के बाद जो दहशतगर्दी ये कर रहे हैं, पाक फौज कर रहा है, ऐसा कर रहा है, नौज़बिल्लाह, ये कितने बड़े दुश्मन बेवकूफ लोग हैं। एक और नारे लगाए जा रहे थे कि जो नामालूम है हमें वो मालूम है, यानी कि इस हद तक वो गिर चुके थे। यानी कि इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को ही पाकिस्तान का दुश्मन माना है। इन्होंने इंडिया को नहीं देखा पाकिस्तान का दुश्मन। यानी कि पिछले 75 सालों से, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, मुसलमान जो पाकिस्तान आर्मी अपने सोल्जर्स दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, आपने कभी नहीं देखा कि कितने बड़े सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी के शहीद हो रहे हैं। और हमने 1.25 करोड़ लोग उस वक्त भी दिए थे, आज भी हम शहीद हो रहे हैं, हमारे नौजवान। आपने भारत को दुश्मन नहीं माना, अगर आपने माना है तो पाकिस्तान को ही अपना दुश्मन, पाकिस्तान आर्मी को ही अपना दुश्मन माना है। किस हद तक गलीज। देखिए
یہ سب کچھ جب جنرل آصم منیر آئے اور جنرل انجم صاحب آئے تو دیکھیے جو انہوں نے اپنی وقت کی یعنی کہ 2018 سے لے کر آج تک 23 تک انہوں نے جو اپنے کام کیے تھے، یعنی کہ جو آرمی میں انبیلنس ہو رہا تھا اور پولیٹیشنز فساد ہو رہے تھے کشمیر کو بیچنے کے لیے ایسے سالوشنز نکال رہے تھے، یعنی کہ اس حد تک وہ گر چکے تھے۔ اب جب آصم منیر آئے تو ظاہر سی بات ہے ان سب کو مینٹین کرنے کے لیے جو آرمی انبیلنس ہوا تھا 2018 سے 23 تک ان کو مینٹین کرنے کے لیے جنرل آصم صاحب بہت کام کر رہے ہیں۔ ہی از ون آف دا بیسٹ اسٹار آف آرمی چیف، یہ آرمی چیف کا ایک بہترین آرمی اسٹار ہے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ماشاءاللہ ہمیں ایک بہترین آرمی اسٹار ملا ہے، اور ہم انشاءاللہ ہمارے ہوپ ہے اس میں، اور اس پاکستان آرمی کے جو جنرل آصم منیر میں ہمارے بہت سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ صحت دے اور ایمان بھی دے تاکہ اس پاکستان کو وہ آگے لے جا سکے۔ دیکھیں دشمن ہر طرف سے اس پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت اگر دیکھیں یہ جو پولیٹیشن فساد ہو رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف، اس وقت ہمارے یہ جو 1971 کی سازشیں کی جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس وقت اگر ایک مفتی بانی تھا تو آج 10 مفتی بانی ہیں ہمارے پاس، اگر اس وقت ایک بھٹو تھا تو آج 10 بھٹو ہیں۔ دیکھیں ان سب کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے ایک بندے کو ٹائم چاہیے۔ ماشاءاللہ آصم منیر بہت کام کر رہے ہیں، وہ نہ سیکولر ہے وہ نہ لبرل ہے، یہ ایک نیشنلسٹ بندہ ہے، ماشاءاللہ بہترین اچھا کام کر رہا ہے، ایک محب وطن ہے، اس کی اندر جو جذبہ ہے محب وطن کا ہے۔ اللہ اس پاکستان کا حامی اور ناصر رہے، آمین ثم آمین۔